जयपुर शहर के केंद्र में एक शांत गली में स्थित आशा फर्टिलिटी क्लिनिक लंबे समय से उन जोड़ों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता था जो संतान के लिए तरस रहे थे। बाहर से यह सिर्फ एक साधारण 3 मंजिला सफेद इमारत थी, लेकिन अंदर का माहौल हमेशा उम्मीदों से भरा रहता था। वेटिंग रूम की दीवारों पर सूखे मेडिकल पोस्टरों के बजाय मोटे, ताजे, प्यारे बच्चों की तस्वीरों की भरमार थी। साथ में माता पिता द्वारा लिखे गए भावनात्मक धन्यवाद पत्र भी थे। उन बच्चों की मुस्कान के बीच क्लिनिक के संस्थापक और आत्मा डॉक्टर आलोक शर्मा की तस्वीर थी। उनकी सौम्य मुस्कान, ऊंचा माथा और तेज आंखें एक गुणी बुद्धिजीवी का आभास देती थीं। सैकड़ों परिवारों के लिए वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता, एक चमत्कारी चिकित्सक थे जो चमत्कार करने में सक्षम थे। मई 2018 की एक सुबह उस उम्मीद भरे माहौल में रोहन वर्मा और उनकी पत्नी प्रिया वर्मा भी मौजूद थे। 30 वर्षीय रोहन एक सिविल इंजीनियर थे और 24 वर्षीय प्रिया एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। उनका वैवाहिक जीवन बहुत प्यार भरा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। बस एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे शहर के कई बड़े अस्पतालों में जा चुके थे, लेकिन सभी डॉक्टरों का यही निष्कर्ष था कि दोनों का प्रजनन स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य था और बांझपन का कारण स्पष्ट नहीं था। घर में बच्चे की हंसी सुनने की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस युवा जोड़े के जीवन पर एक अदृश्य दबाव बन गई थी, खासकर जब उन्हें दोनों परिवारों के सवालों और आग्रहों का सामना करना पड़ता था। जब एक परिचित ने उन्हें डॉक्टर शर्मा और उनकी चमत्कारी कहानियों के बारे में बताया, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंतिम उम्मीद के रूप में उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनका बहुत गर्मजोशी और विनम्रता से स्वागत किया। उन्होंने उनकी पुरानी परीक्षण रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की और पति पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन शैली की आदतों के बारे में विस्तार से पूछा। कुछ देर परामर्श करने के बाद उन्होंने प्रिया को देखा, जो एक सुंदर और सौम्य चेहरे वाली युवा पत्नी थी, और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, आप दोनों का मामला ऐसा नहीं है जिसका कोई हल न हो। समस्या यह है कि पत्नी के शरीर की बनावट थोड़ी विशेष है, जिससे प्राकृतिक गर्भाधान में कठिनाई होती है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही प्रभावी गहन हस्तक्षेप विधि है, खासकर आप जैसी युवा महिलाओं के लिए। इस क्लिनिक में कई समान मामले सफल हुए हैं। यह सुनकर रोहन और प्रिया को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, और वे बहुत खुश हुए। डॉक्टर शर्मा ने आगे बताया कि उपचार प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण कदम को वह प्रत्यक्ष हार्मोन उत्तेजना और संतुलन प्रक्रिया कहते थे। इस चरण में प्रिया को शामक दवा की एक हल्की खुराक दी जाएगी ताकि शरीर, विशेष रूप से गर्भाशय की मांसपेशियां, पूरी तरह से शिथिल हो जाएं, जिससे हस्तक्षेप के लिए सबसे अच्छी स्थिति बन सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक बांझपन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए पति को बाहर के कमरे में इंतजार करना होगा। डॉक्टर की प्रतिष्ठा और व्यावसायिकता पर पूरा भरोसा करते हुए वर्मा दंपति बिना किसी हिचकिचाहट के उपचार योजना का पालन करने के लिए सहमत हो गए। प्रिया को याद है कि उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दिन उसे एक छोटे, साफ कमरे में ले जाया गया था। नर्स द्वारा उसकी बांह में एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसे जल्द ही चक्कर और नींद आने लगी और वह एक हल्की नींद में सो गई, जिसमें उसके आसपास की हर चीज धुंधली महसूस हो रही थी। जब वह जागी तो उसे थोड़ा चक्कर और थकान महसूस हुई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यह शामक दवा का एक सामान्य दुष्प्रभाव था और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। और फिर चमत्कार सच में हुआ। उस उपचार के ठीक 2 महीने बाद प्रिया ने खुशी खबर दी कि वह गर्भवती है। 9 महीने और 10 दिन बाद दोनों परिवारों की अपार खुशी के बीच एक मोटे, ताजे, प्यारे लड़के का जन्म हुआ। लड़के का नाम आरव रखा गया। रोहन और प्रिया डॉक्टर शर्मा को धन्यवाद देने के लिए महंगे उपहार लेकर आए और अपने परिचित अन्य निःसंतान जोड़ों को इस चमत्कारी डॉक्टर के बारे में बताना नहीं भूले। 3 वर्षों के भीतर आशा क्लिनिक की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और डॉक्टर शर्मा ने 100 से अधिक जोड़ों का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिससे सैकड़ों परिवारों में खुशियां आईं। समय बीतता गया, आरव बड़ा होने लगा और जितना वह बड़ा होता गया उतना ही बुद्धिमान और प्यारा होता गया। वह पूरे परिवार का केंद्र था, रोहन का गौरव। लेकिन जब आरव लगभग 2 साल का हुआ तो रोहन के मन में एक अस्पष्ट संदेह, एक ऐसा सवाल जिसे वह किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वर्षों से बढ़ता जा रहा था। उसका बेटा आरव बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखता था। उसकी बड़ी, दोहरी पलकों वाली आंखें, ऊंची सीधी नाक
और गोरा रंग था, जबकि उसके पूरे परिवार में दादा दादी से लेकर माता पिता और भाई बहनों तक सभी की आंखें छोटी, त्वचा सांवली और नाक चपटी थी, जो उत्तर भारतीयों की खासियत थी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह आनुवंशिकी का एक संयोग है, शायद बच्चा अपनी मां के परिवार के किसी सदस्य जैसा दिखता है। लेकिन फिर दोस्तों के मजाक और रिश्तेदारों की अनजाने में कही गई बातें, जैसे आरव तो बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गया, लगता है पूरा का पूरा अपनी मां पर गया है, या रोहन कहीं तू पराये बच्चे को तो नहीं पाल रहा। उसके दिल में अदृश्य चाकुओं की तरह चुभने लगीं। वह संदेह एक जहरीले सांप की तरह हर दिन उसके दिल को खाता रहा। वह चिड़चिड़ा हो गया और अपनी पत्नी पर शक करने लगा। वह अपने बेटे से प्यार करता था, लेकिन जब भी वह उसके चेहरे को देखता, वही सवाल उसे पीड़ा देने लगता। उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा, जिस पर वह हमेशा से भरोसा करता था कि वह गुणी और पवित्र है। क्या उसने बेवफाई की थी? लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। प्रिया एक घरेलू महिला थी। स्कूल के घंटों के अलावा वह केवल घर पर अपने पति और बच्चे की देखभाल करती थी, और उसका कोई भी संदिग्ध रिश्ता नहीं था। अंत में इस पीड़ा को और सहन न कर पाने पर उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उसने सोते समय आरव के कुछ बाल और अपने नाखून का एक टुकड़ा चुपके से ले लिया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली में एक व्यापार यात्रा पर जा रहा है और अकेले ही राजधानी के लिए एक राजधानी के लिए प्रतिष्ठित डीएनए परीक्षण केंद्र की तलाश में निकल पड़ा। उसे परिणाम के लिए लगभग 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ा, जो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सप्ताह था, जिसमें वह बेचैनी, चिंता, इस उम्मीद के साथ कि वह गलत हो और सच्चाई का सामना करने के डर से भरा था। और फिर वह दिन आया। उसे एक सावधानी से सील किया हुआ लिफाफा मिला। उसे खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक परीक्षण रिपोर्ट थी, जिसमें जटिल वैज्ञानिक शब्द थे, लेकिन अंत में निष्कर्ष की पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट और एक हथौड़े की तरह उसके सिर पर लगी। 24 जीन लोकी के विश्लेषण के आधार पर श्री रोहन वर्मा को आरव नामक बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना से बाहर रखा गया है। पितृत्व की संभावना 0% है। रोहन की दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह गई। उसके हाथ में परीक्षण रिपोर्ट अचानक बहुत भारी हो गई, जो उसे दर्द, क्रोध और अपमान की खाई में खींच रही थी। वह स्तब्ध था। उसे धोखा दिया गया था। जिस बेटे को वह इतना प्यार और गर्व करता था, वह उसका अपना खून नहीं था। क्रोध ने सब कुछ खत्म कर दिया। वह एक घायल जानवर की तरह घर भागा। जैसे ही उसने प्रिया को बच्चे के साथ खुशी से खेलते देखा, उसने बिना कुछ कहे सीधे परीक्षण रिपोर्ट उसके चेहरे पर फेंक दी और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुतिया, तू किसके साथ सोई थी? बता, वह कौन था? वह उन्माद में चिल्लाया। परिणाम पढ़कर शुरुआती झटके के बाद प्रिया घुटनों के बल बैठ गई और अपने पति के पैर पकड़कर रोने और भीख मांगने लगी। उसने कसम खाई कि वह निर्दोष है और उससे शादी करने के दिन से उसने कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई सीमा पार नहीं की है। मैं कसम खाती हूं, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे जीवन में सिर्फ आप हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि अस्पताल ने परीक्षण में कोई गलती की हो। लेकिन रोहन अब कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। वह केवल यह जानता था कि उसे धोखा दिया गया है। झगड़ा और मारपीट तब तक जारी रही जब तक, निराशा और घबराहट में, जब उसके पति ने उसे एक कोने में धकेल दिया। प्रिया को अचानक कुछ याद आया। उसे डॉक्टर शर्मा की विशेष प्रक्रिया के बाद की थकान और चक्कर की भावना याद आई। उसे उस कमरे की संदिग्ध चुप्पी, और जब वह जागी तो डॉक्टर की अजीब नजरें याद आईं। एक भयानक संदेह, एक अविश्वसनीय परिकल्पना जो एकमात्र तार्किक व्याख्या थी, उसके दिमाग में कौंध गई। उसने अपने पति को अपना संदेह बताया। शांत होने के बाद रोहन ने भी सोचना शुरू कर दिया। हाँ, सब कुछ उस क्लिनिक में जाने के बाद ही बदलना शुरू हुआ था। क्या यह संभव था कि एक सम्मानित डॉक्टर, एक चमत्कारी चिकित्सक जिसे वे इतना मानते थे, ऐसा घिनौना काम कर सकता है? यह विचार पागलपन भरा था, लेकिन यह सभी अतार्किक चीजों से मेल खाता था। इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी था। रोहन जानता था कि यह अब सिर्फ उसके परिवार का निजी मामला नहीं है। अगर उनका संदेह सही था, तो और कितने परिवार पीड़ित थे, कितने और बच्चे उस धोखे से पैदा हुए थे। उसने सब कुछ स्पष्ट करने का फैसला किया। अगले दिन डीएनए परीक्षण रिपोर्ट लेकर वह जयपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचा और डॉक्टर आलोक शर्मा के संदिग्ध कृत्यों की जांच की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। रोहन वर्मा की शिकायत प्राप्त होने पर जयपुर पुलिस की अपराध शाखा सिड ने इसे एक अत्यंत गंभीर और जटिल मामला माना। यह न केवल एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान से संबंधित था,
बल्कि सैकड़ों अन्य परिवारों की खुशी को प्रभावित करने और चिकित्सा पेशे की नैतिकता में समाज के विश्वास को हिला देने की क्षमता रखता था। उसी रात एक गुप्त विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सीधे तौर पर सिद्ध प्रमुख कर्नल विक्रम सिंह ने किया। वह अपनी सावधानी, निर्णायकता और बड़े मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि सिट को तुरंत एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पास एकमात्र सबूत एक निजी केंद्र से एक डीएनए परीक्षण परिणाम और एक पत्नी का 1 साल से भी पहले एनेस्थीसिया के बाद चक्कर आने की भावना के बारे में संदिग्ध बयान था। डॉक्टर आलोक शर्मा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए यह सबूत बहुत कमजोर था। कोई भी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई, जैसे कि समन या तलाशी, अगर ठोस आधार के बिना की जाती तो एक बड़ा घोटाला हो सकता था, जिससे संदिग्ध सतर्क हो जाता और उसे सबूत नष्ट करने का समय मिल जाता। कर्नल सिंह जानते थे कि शर्मा जैसे चालाक लोमड़ी का पर्दाफाश करने के लिए वे सीधे हमला नहीं कर सकते। उन्हें एक मूक जांच शुरू करनी थी, दूर से जानकारी इकट्ठा करनी थी और कार्रवाई करने से पहले एक बहुत मजबूत जाल बिछाना था। जांच की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई। जासूसों को कई टीमों में विभाजित किया गया। पहली टीम, डॉक्टर शर्मा के बारे में सभी सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करना, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि, करियर, सामाजिक संबंध और वित्तीय स्थिति शामिल थी। दूसरी टीम, आशा क्लिनिक में सफलतापूर्वक इलाज करा चुके सभी जोड़ों की सूची की समीक्षा करना, विशेष रूप से प्रिया जैसी 25 वर्ष से कम उम्र की युवा पत्नियों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरी टीम, सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक, एक महिला जासूस को मरीज के रूप में क्लिनिक में भेजना ताकि वह अंदर से सबूत इकट्ठा कर सके। पहली टीम की जांच से पता चला कि आलोक शर्मा का एक लगभग आदर्श आवरण था। वह 52 वर्ष के थे, उच्च पेशेवर योग्यता रखते थे, उनका पारिवारिक जीवन खुशहाल था, उनकी पत्नी भी एक डॉक्टर थी और उनके बच्चे सफल थे। आर्थिक रूप से वह बहुत अमीर थे और कई संपत्तियों के मालिक थे, लेकिन कोई भी अवैध संकेत नहीं था। सहकर्मियों और मरीजों ने उन्हें एक दयालु, गुणी और अपने पेशे के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। ऐसा व्यक्ति एक विकृत, दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता था। दूसरी टीम के परिणाम अधिक चिंताजनक थे। 3 वर्षों के भीतर कुल 112 जोड़ों ने आशा क्लिनिक में इलाज के बाद संतान प्राप्त की थी। उनमें से 86 मामलों में पत्नियां 25 वर्ष से कम उम्र की थीं और सभी ने विशेष उपचार पद्धति अपनाई थी। यह एक असामान्य अनुपात था, एक संदिग्ध संयोग, लेकिन यह सब अभी भी अटकलें थीं। सिट को सीधे सबूत की जरूरत थी, एक अकाट्य सबूत। यह जिम्मेदारी कैप्टन अंजलि शर्मा को सौंपी गई, जो एक युवा, सुंदर लेकिन बेहद बुद्धिमान, तेज और मानसिक रूप से मजबूत महिला जासूस थीं। उन्हें एक निःसंतान पत्नी का किरदार निभाने का काम सौंपा गया। साथ ही एक पुरुष जासूस पति की भूमिका में था, ताकि वे डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक तक पहुंच सकें। नाटक को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। अंजलि और उसके साथी, जो एक छोटे व्यवसायी दंपति आभा और बिपिन की भूमिका निभा रहे थे, जो 3 साल से निःसंतान थे, आशा क्लिनिक पहुंचे। वे पुलिस के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई एक नकली मेडिकल फाइल लेकर आए, जो दिखाती थी कि उनकी स्थिति रोहन और प्रिया के समान थी। डॉक्टर शर्मा ने अपने सामान्य सौहार्दपूर्ण और पेशेवर रवैये से उनका स्वागत किया। फाइल की जांच करने और अंजलि की जांच करने के बाद उन्होंने वही निष्कर्ष निकाला। श्रीमती आभा की शारीरिक बनावट थोड़ी विशेष है, लेकिन 25 साल से कम उम्र की युवा महिलाओं के लिए मेरी गहन उपचार पद्धति बहुत उपयुक्त है। सफलता की दर बहुत अधिक है। जब डॉक्टर शर्मा ने हल्की बेहोशी के साथ प्रत्यक्ष हार्मोन उत्तेजना और संतुलन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा, तो अंजलि जान गई कि वह सही रास्ते पर है। वह सहमत हो गई। एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। अंजलि को एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया जाएगा। एक टीम बाहर तैयार रहेगी, संकेत मिलते ही अंदर आने के लिए। इस योजना को ऑपरेशन निर्मल नाम दिया गया। लक्ष्य डॉक्टर शर्मा को रंगे हाथों पकड़ना था। प्रक्रिया का दिन आ गया। अंजलि को कमरे में ले जाया गया। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि तनाव से धड़क रहा था। वह जानती थी कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मामले को बिगाड़ सकती है। नर्स द्वारा इंजेक्शन दिए जाने के बाद अंजलि ने बेहोश होने का नाटक किया। उसने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, लेकिन उसके कान और दिमाग पूरी तरह से सतर्क थे, सुनने के लिए तैयार थे। उसने डॉक्टर शर्मा के कदमों की आहट सुनी, जो पास आ रहे थे। उसने नर्स के कमरे से जाने और दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। यह निर्णायक क्षण था, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर शर्मा ने केवल कुछ पदाने सामान्य, बहुत कोमल और पेशेवर जांच प्रक्रियाएं की,
लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने नर्स को बुलाया, प्रक्रिया समाप्त की और कमरे से चले गए। अंजलि बेहद निराश और भ्रमित थी। उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उसे कोई शक हो गया था या सिट की परिकल्पना गलत थी? पूरी स्थिति का फिर से विश्लेषण करने पर सिट को एहसास हुआ कि उन्होंने आलोक शर्मा की चालाकी को कम करके आंका था। वह एक बूढ़ा लोमड़ी था। हो सकता है कि उसने इस नए जोड़े से कुछ असामान्य महसूस किया हो, या शायद वह केवल तभी कार्रवाई करता था जब वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था और मरीज के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेता था। ऑपरेशन निर्मल विफल हो गया था। इस विफलता ने सिट को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। उनके पास जांच के लगभग सभी रास्ते खत्म हो चुके थे। अपराधी उनकी आंखों के सामने था, लेकिन एक आदर्श आवरण से ढका हुआ था। समय का दबाव बढ़ता जा रहा था। अगर उन्हें जल्द ही सबूत नहीं मिला तो और भी नए पीड़ित हो सकते थे। कर्नल सिंह ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। अगर वे बलात्कार के कृत्य पर हमला नहीं कर सकते तो वे उसकी पेशेवर गतिविधियों पर हमला करेंगे। आशा क्लिनिक के संचालन में छोटी से छोटी खामियों की तलाश करेंगे। उनका मानना था कि शर्मा जैसा विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, चाहे वह अपने मुख्य अपराध को कितनी भी चतुराई से क्यों न छिपाए, अन्य क्षेत्रों में सुराग छोड़ देगा। एक नई टीम का गठन किया गया जिसमें आर्थिक और दवा मामलों के अनुभवी जांचकर्ता शामिल थे। उनका काम पिछले 3 वर्षों में आशा क्लिनिक की सभी वित्तीय गतिविधियों और दवा आपूर्ति की पूरी तरह से जांच करना था। यह एक बहुत ही सावधानीपूर्वक और उबाऊ काम था। उन्हें कर अधिकारियों और छोटे बड़े दवा वितरकों के साथ काम करना था जिन्होंने शर्मा के क्लिनिक को माल की आपूर्ति की थी। उचित व्यावसायिक कारणों और अन्य अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने सैकड़ों चालान, प्रमाण पत्र और स्टॉक रिलीज फॉर्म एकत्र किए। हफ्तों तक कागजों के ढेर में डूबे रहने के बाद एक युवा जांचकर्ता ने एक बहुत बड़ी असामान्यता देखी। आशा क्लिनिक द्वारा आयात की जाने वाली दवाओं की सूची में एक शामक दवा, प्रोपोफॉल, भारी मात्रा में आयात की गई थी। गणना के अनुसार पिछले 3 वर्षों में शर्मा द्वारा खरीदी गई प्रोपोफॉल की मात्रा हजारों लोगों को गहरी बेहोशी देने के लिए पर्याप्त थी। एक छोटे, विशेष बांझपन क्लिनिक के लिए पूरी तरह से अतार्किक संख्या, जहां मजबूत एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग सैद्धांतिक रूप से बहुत सीमित होना चाहिए और सख्त प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इसके अलावा खरीद चालानों से पता चला कि यह दवा नियमित रूप से हर महीने आयात की जाती थी और उन समयों में अचानक बढ़ जाती थी जब युवा महिला रोगियों की संख्या सबसे अधिक होती थी। यही वह तुरुप का इक्का था जिसकी सिट को तलाश थी। यह एक भौतिक सबूत था, एक अकाट्य चिकित्सा कदाचार। इतनी बड़ी मात्रा में एनेस्थेटिक दवाओं का दुरुपयोग और खरीद एक गंभीर कानूनी उल्लंघन का गठन करने के लिए पर्याप्त था। इस सबूत के साथ और रोहन के परिवार की शुरुआती शिकायत के साथ कर्नल सिंह के पास अगला कदम उठाने के लिए एक ठोस कानूनी आधार था। वह पूरी फाइल लेकर सीधे जयपुर के लोक अभियोजक के कार्यालय गए। सबूतों की समीक्षा करने के बाद, विशेष रूप से असामान्य प्रोपोफॉल खरीद चालानों की, अभियोजक ने पूरे आशा क्लिनिक और डॉक्टर आलोक शर्मा के निजी आवास के लिए तत्काल तलाशी वारंट को मंजूरी दे दी। तलाशी वारंट ने जांच एजेंसी को सभी मेडिकल रिकॉर्ड, लेखा पुस्तकें, कंप्यूटर उपकरण और संदिग्ध दवाओं को जब्त करने का अधिकार दिया। मूक जांच समाप्त हो गई थी। अंतिम जाल बिछाया जा चुका था। अगली सुबह पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने अचानक आशा क्लिनिक पर छापा मारा। आलोक शर्मा, जो अपने काम के घंटे के दौरान सफेद कोट पहने हुए थे, पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस के पास उनके कार्यस्थल की तलाशी का वारंट हो सकता है। उनका सामान्य शांत, आत्मविश्वासी चेहरा आखिरकार गायब हो गया, जिसकी जगह घबराहट और डर ने ले ली जिसे वह छिपा नहीं सके। तलाशी व्यापक रूप से की गई। सभी फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड, किताबें और कंप्यूटर उपकरण, हार्ड ड्राइव को सील कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। इस बीच शर्मा के घर पर भी एक और टीम ने तलाशी ली। जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत उच्च तकनीकी जांच टीम को भेज दिया गया और इस बार एक कानूनी तलाशी वारंट के साथ उनके पास विश्लेषण करने का पूरा अधिकार था। उन्हें शर्मा के जटिल रूप से एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर का सामना करना पड़ा, लेकिन हार्डवेयर तक सीधी पहुंच के साथ काम आसान हो गया। 2 दिनों की अथक मेहनत के बाद उन्होंने अंतिम एन्क्रिप्शन परत को तोड़ दिया और जो कुछ उन्होंने अंदर पाया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अनुसंधान और प्रोटोकॉल अनुकूलन नामक एक एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल थी। अंदर 25 वर्ष से कम उम्र की 86 महिला रोगियों की एक विस्तृत सूची थी जिनका उसने विशेष इलाज किया था। प्रत्येक नाम को अपने स्वयं के प्रतीकों, प्रक्रिया की तारीखों और परिणाम नामक एक टिप्पणी कॉलम के साथ नोट किया गया था। परिणाम कॉलम में उसने सफल अंकुरण जैसे शब्द लिखे थे
और यहां तक कि अच्छा बीज, उच्च विकास क्षमता जैसी विकृत टिप्पणियां भी थीं। यह एक मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था, यह उसकी विजयों की एक सूची थी, एक अपराध की डायरी जिसे चतुराई से प्रछन्न किया गया था। यह एक विकृत मानसिकता, एक गॉड कॉम्प्लेक्स को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसमें अपराधी खुद को जीवन देने और दूसरों के भाग्य का फैसला करने का अधिकार देता है। यह दस्तावेज हालांकि बलात्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, लेकिन शर्मा के इरादे और रोगियों के उद्देश्यपूर्ण वर्गीकरण का एक अकाट्य प्रमाण था। यह सच्चाई का दरवाजा खोलने की कुंजी थी। लेकिन शर्मा को दोषी ठहराने के लिए सिट को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें प्रिया के अलावा कम से कम एक और पीड़िता की जरूरत थी, जो आगे आकर आरोप लगाने की हिम्मत करे। उस अपराध सूची के आधार पर उन्होंने कुछ सबसे संभावित मामलों को चुना। ये वे महिलाएं थीं जिनके पति अक्सर व्यापार यात्रा पर दूर रहते थे या जिनकी विशेष परिस्थितियां थीं। उन्होंने एक मामले से संपर्क करने का फैसला किया। लीला शर्मा, 23, जिसका लगभग 2 साल का बेटा था। लीला के पति एक सड़क इंजीनियर थे जिन्हें अक्सर परियोजनाओं के लिए दूर काम करना पड़ता था और वे कुछ महीनों में केवल एक बार घर आते थे। जांचकर्ताओं ने लीला से बहुत ही चतुराई और सावधानी से संपर्क किया। उन्होंने तुरंत मामले के बारे में बात नहीं की, बल्कि केवल स्थानीय पुलिस के रूप में कुछ नागरिक जानकारी सत्यापित करने के लिए आए। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत को उसके बेटे की ओर मोड़ दिया, बच्चे की क्यूटनेस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, और फिर लापरवाही से एक सवाल पूछा, बच्चा अपने पिता जैसा ज्यादा नहीं लगता है ना? लगता है अपनी मां पर गया है। यह टिप्पणी, हालांकि अनजाने में, एक संदेह पर चोट कर गई जिसे लीला के पति ने भी चुपचाप अपने दिल में रखा था। उस बातचीत के बाद जांचकर्ताओं ने अपना फोन नंबर छोड़ दिया, यह कहते हुए कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो तो वह संपर्क कर सकती है। कुछ दिनों बाद लीला के पति ने अपनी पत्नी के साथ एक कठिन बातचीत के बाद खुद सिट को फोन किया। उसने कहा कि उसे भी लंबे समय से संदेह था और अब वह एक सटीक जवाब चाहता है। वह एक गुप्त डीएनए परीक्षण करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। परीक्षण का परिणाम एक बार फिर एक कड़वी सच्चाई थी। वह बच्चे का जैविक पिता नहीं था। 2 शिकायतों, 2 अकाट्य डीएनए परिणामों और विशेष रूप से बरामद अनुसंधान और प्रोटोकॉल अनुकूलन दस्तावेज के साथ सिट के पास सम्मानित डॉक्टर का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। आलोक शर्मा के लिए तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पूछताछ के दौरान आलोक शर्मा के साथ पूछताछ एक वास्तविक दिमागी खेल थी। वह एक बुद्धिमान, शिक्षित और बेहद अहंकारी व्यक्ति था। उसने सभी आरोपों से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि यह एक मानहानि, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी। उसने समझाया कि रोगियों का वर्गीकरण केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए था। लेकिन जब कर्नल सिंह ने मेज पर 2 डीएनए परीक्षण परिणाम रखे, 2 पुरुषों के जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जिनकी पत्नियों का इलाज उसने किया था, और दोनों का परिणाम जैविक पिता नहीं था, साथ ही स्पष्ट रूप से मुद्रित सफल अंकुरण दस्तावेज के साथ, आलोक शर्मा जानता था कि नाटक का पर्दा अब गिरना ही था। वह चिल्लाया नहीं, घबराया नहीं। वह बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर ठंडी आंखों से जांचकर्ताओं को सीधे देखा और कबूल करना शुरू कर दिया। उसका बयान एक अपराधी का नहीं, बल्कि एक कट्टरपंथी का था, जो अपने मिशन का प्रचार कर रहा था। उसने कहा कि वह इसे बलात्कार नहीं मानता। उसका मानना था कि यह एक आशीर्वाद था, दुखी परिवारों को खुशी देने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप। उसने कहा कि बांझपन के मामलों में जहां पति की समस्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी महंगी और कम सफलता दर वाली प्रक्रियाओं के बजाय उसका सीधे अपने वीर्य से, जो एक स्वस्थ, बुद्धिमान पुरुष का था, बीजारोपण करना सबसे तेज, सबसे प्रभावी तरीका था। उसने खुद को भगवान होने का, नई जिंदगियों को बनाने और आकार देने का अधिकार दिया। उसे कोई पछतावा नहीं था, केवल इस बात का अफसोस था कि उसका महान मिशन खोज लिया गया था। उसने यहां तक कहा कि वह बेहतर बच्चों का निर्माण करके समाज की भलाई कर रहा था। आलोक शर्मा के विकृत और अहंकारी बयान ने आधिकारिक तौर पर उसके अपराधों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी को जन्म दिया। प्रेस में इस मामले के सार्वजनिक होने से एक वास्तविक भूचाल आ गया। आशा क्लिनिक में इलाज करा चुके सैकड़ों जोड़े पुलिस एजेंसियों और परीक्षण केंद्रों पर उमड़ पड़े। विश्वास और पारिवारिक खुशी का एक व्यापक संकट सामने आया। कुछ पतियों ने सच्चाई जानने के बाद अपनी पत्नियों को पीटा और छोड़ दिया। कुछ परिवार टूट गए, तलाक हो गए। कुछ बच्चे अचानक निर्दोष शिकार बन गए, जिन्हें उनके प्यारे पिता ने अस्वीकार कर दिया और अपने अंदर एक राक्षस का आधा खून लिए हुए थे। सैकड़ों परिवार एक दुविधा में पड़ गए, यह नहीं जानते हुए
कि इस कड़वी सच्चाई का सामना कैसे करें। बाद में मुकदमे में अकाट्य सबूतों और पूरे समाज के आक्रोश के सामने आलोक शर्मा को अपने अपराधों का सामना करना पड़ा। जयपुर की अदालत ने आरोपी आलोक शर्मा को कई लोगों के साथ बलात्कार और अपने पेशे का दुरुपयोग करके अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुना दिया गया था, लेकिन इस शैतान डॉक्टर ने समाज को जो घाव दिए हैं उन्हें भरने में बहुत लंबा समय लगेगा। यह चिकित्सा नैतिकता के पतन, गलत जगह पर रखे गए विश्वास के खतरे के बारे में एक महंगा सबक था, और यह एक अनुस्मारक भी था कि ज्ञान और सम्मान के मुखौटे के पीछे कभी कभी ऐसे विकृत विचारों वाले राक्षस छिपे होते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।